नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेवी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी, 2 या 3 चीजें हुई हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव का बिगुल बजा दिया और भले ही वो कांग्रेस की बात कर रहे हो लेकिन जो बात कर रहे हैं वो गलत तो नहीं बोल रहे। ही इज ओनली स्पीकिंग ऑन फैक्ट्स के पहले कांग्रेस ने कैसे बिहेव किया ऐसे ही तो उनका हक बनता है। आज जैसे वाइब्रेंट गुजरात को इनॉग्रेट करते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार गुजरात आने के लिए लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इन्वेस्टर्स को ये कहा जाता था कि गुजरात मत आइए वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा सर उन्हीं को तो बैन किया था। ही कुडंट ट्रैवल टू यूएस, ही कुडंट ट्रैवल टू वेरियस कंट्रीज। उस पर भी बैन लगा हुआ था। एंड द कांग्रेस यूज्ड टू टेक प्राइड इन द वेरी फैक्ट दैट लुक द चीफ मिनिस्टर कांट ट्रैवल टू यूएस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल। सो ही इज क्वाइट राइट। लेकिन अभी भी सीधे साधे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत गुस्सा है अभी मोदी जी के मन में कांग्रेस के प्रति। और दूसरी चीज़ क्या है, बिकॉज इट्स अ रिसर्ज इन कांग्रेस। कांग्रेस क्या है कि बड़ा अच्छा काम कर रही है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो खैर वो पावर में नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से आज की तारीख में द ऑफ टेक एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न, कांग्रेस इज गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। सो दैट इज वरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एंड द वे उद्धव ठाकरे has also planned out a strategy over here in Maharashtra, that is also worrying for a lot of people. अब देखिए साहब, जहाँ तक ओबीसी का प्रश्न है, ओबीसी रिजर्वेशंस का प्रश्न है, मराठा आरक्षण का जहाँ तक प्रश्न है, वो अब गले की हड्डी बन गई है साहब। मैं फिर बोल रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार के गले में, नॉट सो मच अजीत दादा पवार, मोर एकनाथ शिंदे एंड देवेंद्र फडणवीस। इफ यू नोटिस, अजीत दादा पवार तो उधर गए भी नहीं। अजीत दादा पवार ने कोई स्टेटमेंट भी इशू नहीं करी मराठा आरक्षण पर, बिकॉज ऑल ऑफ देम नो एज फार एज द एनसीपी इज कंसर्न एग्जैक्टली व्हाट द लीगल पोजीशन इज। नाउ वंस दे हैव सेड दैट दे आर गिविंग मराठा रिजर्वेशन, दे आर ऑल ट्रैप्ड। अब तो मतलब ट्रैप में आ गए ये लोग। और जहां तक ट्रैप का सवाल है, एक और बुरी खबर है, तमिलनाडु में देयर आर 10 टाइगर्स दैट हैव डाइड। 6 cubs, 4 tigers, 4 full grown tigers have been poisoned by poachers. But then we'll talk about that. And the whole country, around 143 tigers have died. Yes, which is absolutely terrible. And Maneka Gandhi has lit into the ISKCON temple authorities for selling cows to butchers. That's a new one. She's a BJP MP. Good Lord. BJP will have a hard time defending that. Right, in the meantime, we have our very old friend, Mr. Lakshman Hake with us. लक्ष्मण हाके साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति जाने वाले हैं साहब। ये कहा जाता है कि आज और कल के दिन के बीच में गणपति से जो मर्जी मांग लो, सच्चे दिल से मांगोगे तो मिलेगा, ये कहा जाता है। आनंद चतुर्दशी वाला दिन है। हाँ, आनंद चतुर्दशी वाले दिन चांद को नहीं देखना चाहिए भाई, चांद को मत देखना, बाकी सब ठीक है। लेकिन जबरदस्त, ब्यूटीफुल। क्या होता है कि पूरे महाराष्ट्र की कायाकल्प हो जाती है, पूरे महाराष्ट्र का सौंदर्यकरण हो जाता है। और जहां तक मुंबई का प्रश्न है, मुंबई में तो ऐसी एनर्जी आ जाती है, ऐसी वाइब्रेंसी आ जाती है। और वही हाल पुणे का भी है अगर जो गणपति के दौरान। Have you experienced that? आपको दिखता है? Yes. लक्ष्मण आगे साहब, क्वेश्चन थोड़ा, क्वेश्चन ये था कि क्या आपको भी दिखता है कि किस प्रकार मुंबई की कायाकल्प हो जाती है गणपति के वक्त? इन दिनों सब ये जो त्योहार है, इन दिनों गणेश उत्सव का मतलब महाराष्ट्र के सब जनता, सब लोग एक धूमधाम से अच्छी तरह से ये उत्सव मनाया जाता है और बहुत बड़ा माहौल रहता है महाराष्ट्र में। गणेश उत्सव का
उद्देश्य मनाने का अलग था, मगर हम अभी एंजॉय कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं। दुरुस्त बात। एंड और हम लोगों ने तो ना जाने कितनी मर्तबा, जो भी सरकार में है उनसे ना जाने कितनी मर्तबा ये कहा है कि जो ये फेस्टिवल सीजन है मुंबई में, अरे भाई इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा फुटफॉल दुनिया के किसी भी और फेस्टिवल में नहीं आते जितने के गणेश उत्सव में आते हैं। तो इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बनाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अब आगे बनाएंगे Yes. नहीं बनाएंगे मालूम नहीं। है इंटरनेशनल लेवल पे है ही, इतनी भीड़ और इतनी गर्दी और सब लोग इकट्ठा आते हुए, ये हमारी कल्चर है, हमारे देश का एक ये हिस्सा है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारा कल्चर दिखाता है। और इस कल्चर में बहुत सारी बातें सामने आती है, ये तो बात है, सच्ची बात है। चलो उम्मीद करते हैं कि गणपति बप्पा जो हैं जाते जाते जो आज की सरकार है उसकी आंखें खोल दे, उसको अकल दे ताकि वो आके सच बोलें। मराठा आरक्षण को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के जरा सच बोलें। आपको लगता है सच बोलेंगे क्या? नहीं, सच तो कौन सी भी पार्टी महाराष्ट्र की, चाहे मराठा रिजर्वेशन रहने दो, धनगर आरक्षण रहने दो, ओबीसी आरक्षण रहने दो, आरक्षण के बारे में जो संविधान चाहता है, संविधान में जो तरतूद है, उसके हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल लीडर बोलता नहीं है, सच बोलता नहीं है। सच का सामना करना ये कौन सी भी पार्टी और कौन सा भी लीडर आगे आके सामना नहीं कर रहा है। इससे इसका बहुत बड़ा दुख है हमें जी। लेकिन एक चीज तो है, अभी एक जो छोटा सा सर्वेक्षण कोई आया है उसके मुताबिक भी उद्धव ठाकरे जी की छवि बहुत बड़ी है। यह भी कहा गया है कि जो पुरानी शिवसेना है, यानी उद्धव ठाकरे की जो सेना है, आज की तारीख में उसका वर्चस्व जो नई सेना है, राजनीतिक वर्चस्व उद्धव सेना का बहुत ज्यादा है और उद्धव सेना को कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी जब भी चुनाव होते हैं। क्या ये एक वजह है कि आज की तारीख में ये लोग चुनाव नहीं करा रहे महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन में? मैं तो हर जिले में घूमता हूँ, मैं तो बहुत जगह पे प्रवास भी कर रहा हूँ आजकल, और 1 तारीख से 15 तारीख तक पूरे 100 सभा का प्लान मैंने किया है 15 दिनों में। होऊ द्या चर्चा, इस टाइटल के नीचे हम पूरे किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम मोहल्ला, हर एक एरिया में हम जा रहे हैं। मगर हमने जो एक सर्वेक्षण किया है, हमें जो फीडबैक मिल रहा है, वो फीडबैक देखते हुए मैं पूरे जवाबदारी से मैं आपको बोलूंगा कि हमारी पार्टी को बहुत सारा समर्थन हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक सिटी में मिल रहा है। ये तो बात सही है। दुरुस्त बात है प्रदीप जी। आपने गए बार बहुत जबरदस्त एक बात कहा था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में आपने बहुत लोगों ने सराहा उस चीज को। आपने बोला कि ये एम्पावर किसको कर रहे हैं? ये एम्पावर उसी को कर रहे हैं जो ऑलरेडी शक्तिशाली है। और आपने 8 एमपी का नाम गिनाया था, जो 8 एमपी यहां से लोकसभा में गए हैं, प्रियतम मुंडे से लेके पूनम महाजन से लेके सुप्रिया। आपने हर पार्टी के लीडर्स को आपने गिना के बोले कि ये कौन से फैमिली से आता है, ये ऑलरेडी एम्पावर्ड फैमिली से आता है। तो जो एम्पावरमेंट ऑफ जो बैकवर्ड है, ओबीसी है, वुमेन है, असलियत में जो गरीब से गरीब आगे एम्पावरमेंट है, वो कब होगा? ये बिकॉज देखो, आपने गिनाया तो सही है, आपने सही गिनाया, आप उसी को एम्पावरमेंट करो, मगर गरीब से गरीब लोग कैसे लोकसभा पहुंचे सर, वो भी बताइए। सॉल्यूशन क्या होगा? एक सेंटेंस सन्माननीय शरद यादव साहब का एक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। शरद यादव साहब ने एक संसद में चर्चा के दरमियान एक भाग लिया था संसद में उन्होंने बोला था कि ये बाल कटे हुए औरतें अगर संसद में आ जाए तो देहाती मतलब ग्रामीण एरियाज के जो महिलाएं हैं, इनका दुख वो बाल कटाए हुए महिलाएं कैसे जाने। तो मैं ये आपके सामने ये बोल रहा हूं कि कारपोरेट वर्ल्ड से महिलाएं आगे आए, जो ऑलरेडी लीडर्स हैं उनके घर वाली महिलाएं आगे आए। जो असली महिला संसद में होनी चाहिए, असली महिला मतलब दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम, बहुत सारा मुस्लिम, अगर कल एक दूसरे लोकसभा सेक्टर में
लोकसभा कंसिस्टेंसी में, अगर वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर वही सीट अगर महिलाओं को रिजर्व किया जाए तो क्या हो जाएगा उधर, ये भी हो सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपके सामने कि ये महिलाओं का रिजर्वेशन है ना, ये रिजर्वेशन के कोटा अंतर्गत कोटा, वो जो महिलाओं का 33% जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं उसके अंतर्गत एससी एसटी को तो आपको देना ही पड़ेगा। एससी एसटी का तो कायदा में तरतूद है वो तरतूद एससी एसटी को मिलेगी, मगर ओबीसी का क्या? ओबीसी का रिजर्वेशन अगर नहीं मिलेगा तो इस रिजर्वेशन का कुछ फायदा होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं वाकई साहब, बिकॉज आपने बहुत बढ़िया चीज को हाईलाइट कर दिया कि हम उसी को एम्पावर कर रहे हैं जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, जो मेरा कहना है कि ऑलरेडी एम्पावर्ड, मगर हम लोग जो गरीब से गरीब लोग हैं जो सच में ओबीसी समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहां से, क्या एवरी पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी उसको एम्पावर करके उसको भेजने का जरूरत पड़ेगा? तो कैसे सोशल चेंज जो बोल रहे हैं, सोशल चेंज, सोशल एम्पावरमेंट, हाके साहब आप जमीन से जुड़े हो, आप हकीकत से जुड़े हो, आप उन लोगों के बीच में बैठे हो, आप बैठे हो उन लोगों के बीच में जिसको एम्पावर करना है असलियत में और एम्पावर नहीं हो रहा है। बिल बने मगर एम्पावरमेंट असली हकीकत में कैसे बदले, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है हके साहब? क्या हर पॉलिटिकल पार्टी गरीब से गरीब लोगों को जबरदस्ती देना ही पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऐसे कानून किस प्रकार से, कैसे आप इसको इंश्योर करोगे? मैं शिवसेना का प्रवक्ता हूं, सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मगर अभी जो नितिन गडकरी साहब है ना, जिस आवेग से वो काम करते हैं, जिस स्टाइल से वो काम करते हैं, मैं तो आपके सामने एक मेरा मत रखूंगा कि अगर बीजेपी की दुर्भाग्य से अगर बीजेपी का गवर्नमेंट अगर 2024 में भी आएगा तो नितिन गडकरी साहब को सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बनाना चाहिए। अगर नितिन गडकरी समाज कल्याण मंत्री बनेंगे तो सामाजिक न्याय के लिए, अभी जो रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना फंडिंग यूज कर रही है, जिस स्टाइल से यूज कर रहे हैं, वो स्टाइल से सोशल वेलफेयर मतलब समाज कल्याण मतलब सामाजिक न्याय दिलाने के लिए वो मिनिस्टर का जो स्टाइल है, वैसा स्टाइल, वैसा बजटरी तरतूद, वैसे 100 बढ़कर एक योजनाएं अगर आए, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे देश में लास्ट 75 इयर्स में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बजटरी तरतूद हो चुकी है। हमारे हाथ में इकोनॉमिकल प्रोग्राम्स बहुत है, इकोनॉमिकल तरक्की होने के लिए, देश आगे बढ़ने के लिए, मगर जिस दिन तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा उस दिन तक ये इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इकोनॉमिकल प्लान बना रहे हैं, वो पर्कुलेट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? अगर दलित, अगर आदिवासी, अगर ओबीसी, अगर वो देश की तरक्की में, देश वो जो बेरोजगार है, इस बेरोजगार युवकों को अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो हमारे देश का इकोनॉमिक्स कैसे बढ़ेगा? नहीं, बढ़ने वाला नहीं है। एक बाजू को हम 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की इकोनॉमी बताते हैं, मगर दूसरी नंबर पे हमारी आंगनवाड़ी मतलब जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है वो कोई कई स्लम्स में होता है ना, उनको अच्छी तरह से स्कूल का छत मिलता है, अच्छी तरह से एजुकेशन मिलता है, और उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स है उनको ना पेमेंट मिलता है। अगर ऐसा इनबैलेंस एजुकेशन इस देश में अगर रहता है तो देश की तरक्की कैसी होगी? आगे जाके सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा और विकास समानता की ओर कैसे होगा विकास? लेकिन यहां पर लक्ष्मण हाके साहब एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने रखता हूं। ये बात तो दुरुस्त है कि रिजर्वेशन से, आरक्षण से उन्हीं लोगों का फायदा होगा जो पहले से ही शक्तिशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले से ही पावर जिनके पास है, जिनके पास पहले से ही पावर है उन्हीं के पास होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, वास्तविकता में क्या अगर मान लीजिए राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं देश में, जितनी भी, सभी को आप ले लीजिए, मैं सिर्फ शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की नहीं, सब पार्टियों को ले लीजिए, अगर वो असल में ईमानदार रहती महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के प्रति, ओबीसी के प्रति, एससी एसटी के प्रति,
अरे भाई, तो आपको आरक्षण के कानून की क्या जरूरत है? आप जब आपका सीट का वितरण होता है तब आप क्यों नहीं देते उनको टिकट? खुद ही दीजिए, एग्जाम्पल सेट कीजिए। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस आज की तारीख में बड़ा क्रिटिसिज्म कर रही है इसका। अरे तो भाई, आप पिछले 75 साल से आपको किसने रोका है? आप दे देते, ज्यादा महिलाओं को दे देते टिकटें, 50% को दे दो, 60% को दे दो, ऐसी महिलाओं को दो जो आपकी बड़े बड़े परिवारों से नहीं आती हैं। लक्ष्मण हाके साहब, कभी क्या वो होगा? आप बताएं। नहीं होगा, ये होने वाला नहीं है जी। हमारे संविधान में SC ST की रिजर्व सीट करने के बाद भी रिजर्वेशन सीट के ऊपर कौन चुन के आता है? जो किसी के गाड़ी का ड्राइवर रहता है, जो SC ST से बिलोंग करता है जी। और ये जो रूलिंग पार्टीज है, रूलिंग पार्टीज के एबी फॉर्म पे जो चुन के आता है, उस पार्टी का जो चीफ बैठा है, जो मुख्य अध्यक्ष बैठा है, वो अध्यक्ष जो डिसीजन लेता है उसके एजेंडे पे वो काम करता है जी। मैं आपको बहुत खेद से मैं आपके सामने एक बात रखूंगा कि हमारे संसद में 137 के आसपास, एक दूसरा आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, 137 के आसपास हमारे संसद में, अभी स्टैंडिंग संसद में 137 मतलब 137 MP ये OBC से बिलोंग करते हैं। मगर ये 137 OBC के जो MPs है वो जात न्याय जनगणना के ऊपर इकट्ठा नहीं होते हैं, वो OBC के स्कॉलरशिप पे इकट्ठा नहीं होते हैं। OBC के ऊपर जितने जितने प्रोग्राम चल रहे हैं उसको बजटरी तरतूद होने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के एबी फॉर्म पे चुन के आए हैं, चाहे वो दूसरी कौन सी कांग्रेस की रहने दो और कौन सी प्रादेशिक पार्टियां रहने दो, उनके भी एबी फॉर्म पे चुन के आए हुए हैं। इसके लिए वो OBC के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे हैं। हाके साहब, अभी बीजेपी का कहना है, देखो हमने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। बोले जो आवास योजना है, जो घर देने वाली योजना है, पिछले 60 साल में, 2014 से पहले 60 साल कांग्रेस का राज था, पूरे 60 साल में करीबन 3.25 करोड़ घर उन्होंने बनाए, मगर हमने 9 साल में 3 करोड़ बनाए, 3 करोड़ घर, और 70% बेनिफिशियरी इसमें गरीब महिला है। बीजेपी का कहना है, बीजेपी आगे जाके कह रहा है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग खुले में शौच 2023 में बीजेपी का कहना है कि हमने मुक्त कर लिया खुले में शौच, जो 38% सिर्फ घर में शौच था जो रूरल एरियाज में, आज हमने 100%। तो ये जितने बीजेपी के क्लेम है वुमेन्स के हिसाब से, रूरल एरियाज के हिसाब से, और उनका कहना है कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत, तो आप जमीन से जुड़े हो, हर जिला, महाराष्ट्र के हर जिला, हर असेंबली में आप घूमे फिरे हो, ये खुले में शौच जो बीजेपी का दावा है कि हमने 100% एलिमिनेट किया है, हर घर नल से जल वगैरह, कितने आप सच्चाई मानते हो उसको? ये इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा जो सिटीज है, अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में वो सच हो सकता है, मगर रूरल एरिया में आज भी बहुत सारा परसेंटेज, मतलब आधे से भी ज्यादा परसेंटेज आज भी खुले पे शौच। ये बात तो और कितने दिन लगेंगे मालूम नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण कि और कितने दिन लग सकते हैं इस देश में मुझे पता नहीं है। मगर मैं एक बात आपके सामने रखूंगा, हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने से अभी 76 ईयर हो चुके हैं। हम किस दिन तक हम राशन दे देंगे इन लोगों को? किस दिन तक हम उनको घर बांध के दे रहे हैं? मतलब हम उनको वोट की वजह से पोलराइजेशन करने के लिए हम राशन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मगर उनकी क्रिएटिविटी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी प्रोग्राम जो फैक्ट के ऊपर चलता है, जो फैक्ट के ऊपर चलेगा, इसके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका भी गवर्नमेंट रहने दो। दुरुस्त बात। और जो आपने बात कही अभी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम बात वो है जो पूरे देश को फॉलो करनी चाहिए। लक्ष्मण हाके साहब, जो अभी आपने कहा ना, आंगनवाड़ी के बारे में आपने बात करी, प्राइमरी स्कूल के बारे में आपने बात करी, प्री प्राइमरी की जो बात करी, जब तक वहां पर इंप्रूवमेंट नहीं होगी, क्या हुआ जो आपने ही कहा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोगों ने कंसंट्रेशन किया, हमारा ध्यान केंद्रित किया किस पे? हायर एजुकेशन पे। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो बहुत पहले बना था, 1936 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CV रमन साहब के टाइम पे बना था। नहीं प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूं
पोस्ट स्कूल, बिल्कुल उसके ऊपर हम लोगों ने कंसंट्रेट किया, whereas we should have concentrated on education for children. बच्चों की विद्या के ऊपर जब तक हम लोग अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक यही होने वाला है। तो ये कैसे होगा लक्ष्मण आगे साहब? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, बताएं। नहीं, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, ये मेरी महाराष्ट्र की बात अगर मैं आपके सामने रखता हूँ थोड़ी जी। ये मेरे महाराष्ट्र में क्या हुआ है, ये चाहे ये देश में भी हो सकता है। मेरे महाराष्ट्र में जो एजुकेशन है, एजुकेशन प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन जो 10वीं कक्षा तक 10+2 मतलब 10 तक, ये जो एजुकेशन है ये गवर्नमेंट, जिला परिषद दे रही है, गवर्नमेंट दे रहा है। मगर उसके आगे का जो एजुकेशन है उसका प्राइवेटाइजेशन है। हमारे महाराष्ट्र में जो आमदार है, जो एमपी है, जो एमएलए है, जो लीडर है, उनके प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटीज है। और ये प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटी चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे साइंस कॉलेजेस हो, चाहे पारंपरिक आर्ट, साइंस, कॉमर्स जैसा पारंपरिक एजुकेशन दे रहे हैं, वो एजुकेशन हो, ये सब पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला गया। और उसके बाद अभी लास्ट 4, 5, 10 साल में वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के हाथों में चला गया जी। मैं क्या बोल रहा हूं, इस देश में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब का हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी योजनाएं नहीं चाहिए। एक बार आप स्कॉलरशिप भी बंद करो ओबीसी, एससी, एसटी का, मगर दर्जेदार शिक्षण, एक समान शिक्षण, जो कलेक्टर का बेटा, पॉलिटिकल लीडर का बेटा, उद्योगपति का बेटा, टेंडर वाले का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है और मजदूरों का बेटा, किसानों का बेटा, वो जो एकदम डाउन टू अर्थ जो कॉमन मैन है उसका बेटा, उनको जो एजुकेशन मिल रहा है, ये एजुकेशन में असमानता है। मगर जिस टाइम नौकरी दिलवाने का टाइम आता है, जिस टाइम कोई कैलिबर का कंपेयर करने का टाइम आता है, उस टाइम को एक बाजू को किसानों का बेटा रहता है जो झड़पी के एजुकेशन में पाइटे की शाला में सीखता है, स्कूल में पढ़ता है, और दूसरी तरफ कलेक्टर का बेटा, टेंडर्स वालों का बेटा, बहुत बड़े बिल्डर का बेटा एक अच्छे स्कूल में जो अनुकूल वातावरण में पढ़ता है, उसका परसेंटेज और उनका परसेंटेज इसमें बहुत गैप रहता है और उनमें कंपेयर किया जाता है और उनको एंट्री दी जाती है। ये जो असमान शिक्षा देते हुए अगर नौकरी में, अगर कोई सेक्टर में जब एंट्री पॉइंट होता है तो असमान उनके साथ बर्ताव किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और इस देश में ये बात अगर चलती रहेगी तो ये देश बहुत, मुझे नहीं लगता कि आगे अगले साल 50 साल में ये देश कोई तरक्की कर पाएगा। जी दुरुस्त बात। हाके साहब, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी आज बीजेपी का जबरदस्त कैंपेन चाहा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर उद्योग, जो गरीब से गरीब लोगों को उद्योग देके किस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है मोदी साहब। तो लोग आंकड़े दिए, बोले कि प्रधान सेवक जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक ने 20 लाख करोड़ लोगों में लोन के माध्यम से लोगों को दिया, जिसका बेनिफिशियरी 8 करोड़ लोग हैं, जिसने छोटे छोटे उद्योग को शुरू कर दिया। तो प्रधान सेवक ने ये पूरे बिजनेस का एक माहौल पूरे देश में स्प्रेड कर दिया। बीजेपी का कहना है कि बिजनेस को हमने इनिशिएट किया है, उद्योग को, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए मोदी साहब ने अलग अलग लोन ने, फिर विश्वकर्मा जो योजना था करीबन 13,000 करोड़ के आसपास, विश्वकर्मा जो ओबीसी समाज से रिलेटेड है उनको अपने कार्यक्रम में, बिजनेस में, छोटे छोटे वेंचर्स में। तो इसमें कितना सच्चाई है जो विश्वकर्मा है? ये मैं घूमता हूँ ना साहब, मैं मेरे एरिया में जब घूमता हूँ ना, हमने हुद चर्चा इस टाइटल में हम घूम रहे हैं, हम पूछते हैं लोगों को आपको ये योजना मिली क्या? तो सामने 1000, 2000, 500, 400, 200 गांव वाले लोग रहते हैं, एक भी हाथ ऊपर नहीं उठता है कि ये योजना हमें मिली है। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत बड़े आंकड़े रहते हैं, 10,000 कोटी, 20,000 कोटी, 30,000 कोटी, 1 लाख करोड़, इतना सुनने को इतना अच्छा लगता है। मगर वो जो लाभार्थी है, किसको ये लाभ मिला है, इसका क्या होता है ये योजनाओं का आगे जाके, इसका कोई व्हाइट पेपर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना चाहिए। हाके साहब, आगे जाके कांग्रेस का भी एलिगेशन है कि
बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड बीजेपी जातिवाद को बहुत बढ़ावा दे रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, एससी एसटी, महिला, इनके खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग में फिल्म, बॉलीवुड के फिल्म एक्ट्रेसेस को बुलाया था, मगर द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको नहीं बुलाया था। तो इसमें कितना सच्चाई जो कांग्रेस इसको स्प्रेड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन है या डिसइंफॉर्मेशन है? आप इस समाज से जुड़ा हुआ है, तो कैसे आप देखते हो? मैं क्या बोल रहा हूं, हमारी मुर्मू मैडम को ये इतना बड़ा, इतने बड़े पद पे भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रपति जैसा पद, जो आदिवासियों का सम्मान बढ़े, आत्मसम्मान बढ़े। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारे से आते हुए हमारे मुर्मू मैडम को इस देश का अगर राष्ट्रपति मिले तो आदिवासियों को कितना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन है ना, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए हम भी इस देश के नागरिक हैं। और इस देश का नागरिक, हर एक नागरिक इस देश का बहुत बड़े से बड़े पोस्ट पे जाना एक कितने सम्मान की बात है। मगर उस वक्त अगर राष्ट्रपति बनाने के बाद अगर तुम उस हाउस में जहां पे कायदा कानून बन जाता है, हर एक आदमी का, हर एक प्रवर्ग का, हर एक दलित रहने दो, एसटीज रहने दो, ओबीसी रहने दो, हर एक वंचित घटक रहने दो, उसका कायदा लिखने का जिस हाउस में कायदा बनेगा, उस हाउस में अगर इस देश की मुखिया को नहीं बुलाएंगे तो ये क्या आत्मसम्मान की बात है? इससे थोड़ी गिल्टी फीलिंग तो हो जाएगा आदिवासियों के ऊपर जी। तो ये नारी सम्मान, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये मोदी साहब का कहना है एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, बट ऑपोजिशन, आप लोग का कहना है कि ये एक चेक है जिसका डेट लिखा नहीं है, कभी इंप्लीमेंट होगा। राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं इमीडिएट इंप्लीमेंट करो, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मत रुको, डिलिमिटेशन के लिए मत रुको। तो ये ओपन डेटेड, तो क्या ये फिर, बिकॉज कांग्रेस ने पूरे देश में एक आंदोलन सा छेड़ा है कि ये अच्छे दिन और 15 लाख जैसे जुमला है, तो इसमें कितना सच्चाई है? ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन सामने आने के बाद उन्होंने क्या 20,000 करोड़ का ओबीसी का विश्वकर्मा योजना डिक्लेयर की। ये अगर विश्वकर्मा योजना डिक्लेयर करनी है आधी आबादी को, ओबीसी की आबादी 52%, 54%, 50%, कोई डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है। अंग्रेजों ने जो गिना है उसके बेस पे हम बोलते हैं कि 52%। आधी आबादी को तुम 20,000 करोड़ रुपए दे रहे हो। अरे पूरे देश का बजट तो निकालो, कैसा सामाजिक न्याय मिलेगा वो ओबीसी को? और ये 20,000 करोड़ रुपए आप किसको देने वाले हैं? ऐसे ही ये महिला, अभी ओबीसी को एक लॉलीपॉप दिखाया, उसके आगे जाके ये महिलाओं को बहुत बड़ी आधी लोक संख्या अगर महिलाओं की रहती है तो उनके लिए ये सिर्फ चुनावी जुमला है। मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट होगा। अगर कोई इम्प्लीमेंट करेगा तो उनको ओबीसी रिजर्वेशन के साथ ही उनको ये विधेयक सम्मत करना होगा। ये मेरी राय है जी। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण हके जी, जो आपने कहा अभी कि आप गांव से गांव जाते हैं, गांव घूमे आप, और आपने जब भी पूछा है अपने मीटिंग में कि भाई ये फला जो स्कीम है, कोई भी स्कीम सरकार की, उसका कोई लाभार्थी यहां पर है, तो आज तक किसी ने आपको नहीं कहा कि हाँ मुझे मिला है कुछ? कोई ऐसा नहीं बोला है ये। एक तो मिला होगा। नहीं, कैसी बात है? जो मैंने किसानों के बारे में मुझे हमें मिला है, ऐसे कोई एग्जांपल्स मुझे मिले हैं, मगर उनका मैंने थोड़ा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद उनका एनालिसिस ये सामने आया कि जो अच्छा किसान रहता है जी, जिसका बैंक ट्रांजैक्शन रहता है, जिसके घर में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, वो जो स्कीम लाने के लिए जाता है तो उसको गारंटर, 1-2 गारंटर रहते हैं, वो गारंटर जो दे पाता है उसका सिविल स्कोर अच्छा रहता है, उन लोगों को ये योजना ये मिलती है। जो एक मिनट रुकिए सर, रुकिए। किसान की लाभार्थी स्कीम के लिए भी गारंटर की जरूरत है? गारंटर के बिना लीड बैंक लोन मंजूरी नहीं करती। मैं बहुत सारे बैंकों के सामने गया हूं किसानों के लिए।
for a farmer who's already in trouble, Yes. जो बेचारा मरने की कगार पे है, आत्महत्या करने की कगार पे है, उसको गारंटर चाहिए। गारंटर चाहिए, मगर गवर्नमेंट इस एक बाजू को गवर्नमेंट बोलता है कि विदाउट गारंटर लोन दे दो, जी। मगर बैंक विदाउट गारंटर लोन नहीं देती है। कई गांव ऐसे हैं कि गांवों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है वो अग्रिम बैंक ने, लीड बैंक ने। ये फैक्ट है, मेरे साथ चलो, एक दिन चलो, मेरे गाड़ी में बैठ के चलो, मैं 2 दिन आपको घुमाऊंगा और सब किसानों के साथ उस बैंक में जाके हम बैठेंगे। जिसको लोन दिया है, हर एक बैंक को किसानों को लोन देने के लिए टारगेट दिया है, मगर जो लाभार्थी है, जिसको गरज है, जिसको नीड है, उसको लोन नहीं मिल रहा है। लोन जिसको मिलता है, जिसका सिविल स्कोर अच्छा हो, उसको ही लोन मिलता है। ये बहुत बड़ा चार्ज लगा दिया आपने। पूरे गांव के गांव आप कह रहे हैं कि गांव के गांव को ब्लैक लिस्ट किया है, बहुत बड़ा ब्लैक लिस्टेड। पूरे गांव को ब्लैक लिस्ट करना कि पूरे गांव में किसी को लोन नहीं देंगे, तो जितने कार्यक्रम निकाले वो पूरे कार्यक्रम चलेगा कैसे? फेल है। लेकिन प्रदीप जी, एक मिनट प्रदीप जी, आप जरा ध्यान से देखिए द इनॉर्मिटी ऑफ व्हाट लक्ष्मण हाके साहब हैज सेड। वो तो सच्चाई है। जो लक्ष्मण हाके साहब ने कहा है, मतलब सरकार कहती है कि गारंटर की जरूरत नहीं है और बैंक बोलता है गारंटर के बिना मैं तो पैसे दे नहीं सकता। भाई ये तो मेरे बैंक के नॉर्म्स में आता नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, आपने कह दिया गारंटर की जरूरत नहीं है और आपने बैंक के नॉर्म चेंज नहीं कराए। इसका मतलब ये हुआ, और गांव के गांव ब्लैकलिस्ट कर दिए गए कि ये इस गांव से कोई आता है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। यस सर, ये तो क्राइम है। ये जो आप बात बता रहे हैं, हमारे मराठवाड़ा में बहुत सारे लोग जो किसान लोग हैं, जो खुदकुशी कर रहे हैं। इसका असली कारण के ऊपर कौन सी भी गवर्नमेंट नहीं आ रही है। इसका तो खेद है हमें। हर एक पॉलिटिकल लीडर, हर एक इकोनॉमिकल मिनिस्टर, हर एक जो डिसीजन लेने वाला जो आदमी है, वो फैक्ट पे नहीं आ रहा है। आज भी किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं है, ये फैक्ट है। कोई भी इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज शॉकिंग सर, दिस इज शॉकिंग। ये शॉकिंग बात है सर, ये तो शॉकिंग बात है। यस, महाराष्ट्र में हर एक गांव में खासगी साहूकारी करने वाला 10 रुपया से लेके 20 रुपयों तक पर मंथ उसका ब्याज रहता है। ये सिर्फ ब्याज नहीं रहता, चक्रवाढ़ ब्याज रहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया जाता है। और आजकल ये जो खासगी साहूकार है, ये खासगी साहूकार जमीन नाम पे करके लेते हैं। पहले कैसा होता था, लिख के लेते थे, एफिडेविट करके लेते थे, मगर आज नाम पे करके लेते हैं। एक साहूकार ऐसा है कि उसके नाम पे 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ जमीन है। आज भी हमारे गांव में साहूकारी के खिलाफ कायदा हुआ है हमारे महाराष्ट्र में, मगर एक भी कायदा एजेंडे पे नहीं आता है। एक भी साहूकार के अपोज में कोई एक किसान आया है और साहूकार के अपोज में उन्होंने FIR दर्ज किया है। ये तो फैक्ट है। इसलिए तो किसान खुदकुशी करके मर रहे हैं हमारे महाराष्ट्र में। लक्ष्मण हाके साहब, इसके ऊपर तो हमें 1-1.5 घंटे का शो करना पड़ेगा सर। इसके ऊपर तो पूरी कैंपेन रन करनी पड़ेगी, आपके साथ चलना पड़ेगा, आपके साथ चलना पड़ेगा गांव-गांव में, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो हम आपको लेके, मेरे गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं सर। गाड़ी में चलें या बैलगाड़ी में चलें? मैं चल के भी जाने को तैयार हूँ सर, मैं चल के भी जाने को तैयार हूँ, बैलगाड़ी में भी, साइकिल में भी, जिसमें आप बोलेंगे चलेंगे। लक्ष्मण हाके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बावजूद कि जो आपने अभी बताया उससे तो मैं हक्का बक्का रह गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है 21वीं सदी में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं 2 बीघा जमीन देख रहा हूँ या मदर इंडिया देख रहा हूँ, पिक्चर का विजन देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है। लास्ट में किसानों के बारे में स्वर्गवासी शरद जोशी साहब, PC महालनोबी साहब, ये जो यूनियन चलाते थे किसानों के बारे में, किसानों का इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को इन्होंने बहुत समझाया, मगर एक भी गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग सब किसानों के बेटे हैं। किसानों के बेटे मतलब नकली किसानों के बेटे। बहुत सारे इकोनॉमी का कंसंट्रेशन करते हुए पैसों से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये सब फ्रॉड है।
ये अगली सब बार लोग जब बोलते मिलेंगे हैं, हम सर, किसानों के बेटे हैं, हम किसानों के बेटे हैं, हम अगली काम बार कर जब रहे हैं। मिलेंगे तो मालनोबिस प्लान के बारे में भी बात करेंगे, Yes. जिसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। यस, आज तक नहीं हुआ। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। 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 ओम श्री गणेशाय नमः। थैंक यू सर। नमस्कार। लक्ष्मण आगे साहब ने तो मुझे हक्का बक्का छोड़ दिया सर। आई एम शॉक्ड। सच्चाई है, हकीकत है जो शॉक्ड। रूरल एरिया से पता चलता है। And at the moment with us from the Congress, Mr. Hanuman Pawar. Do remember it is Mr. Hanuman Pawar who brought that बिल्कुल insurance scam to light. यस यस Hanuman Pawar साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, राम राम। नमस्कार सर। राम राम, जय सिया राम। आपको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आप दोनों गणपति को। जाने वाले हैं, आनंद चतुर्दशी कल है। आपको जी, बहुत जी। बहुत शुभकामनाएं गणपति की। सर आप पहले शख्स थे जिसने इस शो में आकर के कहा था प्रदीप जी के सवाल पर बिल्कुल सर। कि पीक इंश्योरेंस किस प्रकार इतना बड़ा स्कैम है। सर उसमें कोई सुधार हुआ कि नहीं, कि अभी वैसे ही चल रहा है? नहीं, उसमें लगातार 7 साल से हम देख रहे हैं। मैं तो जहां जहां मुझे मौका मिलता है, जहां जहां मुझे स्टेज मिलता है, वहां पे मैं ये बात रखता हूँ, लिखता भी हूँ। लेकिन हमारे भारत के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, एडिटर पी साईनाथ साहब इसके ऊपर हर जगह बात रखते हैं। किताब लिखी है उन्होंने, उनके रिपोर्ट है, उनका जो पोर्टल है। Everybody loves a good famine by P. Sainath. He used to write for Blitz, very old friend of ours. Yes, he was also in the SFI long time ago. Yes. जी, महाराष्ट्र के ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्टडी करने के लिए वो मराठवाड़ा में हर तालुका में, हर जिला में वो घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं। मेरे एरिया में भी वो आए थे, तेलंगाना में भी वो गए थे, कर्नाटक का कुछ हिस्सा था। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये राफेल से भी बड़ा स्कैम है ये वो 2016-17 से बता रहे हैं। जब राहुल जी ने राफेल का स्कैम निकाला था, संसद में बात की थी, चुनाव में 2019 के चुनाव में वो सबसे बड़ा मुद्दा था। तभी भी पी साईनाथ साहब भी कहते थे, और बहुत सारे मेरे पार्टी के भी जो जड़ों से जुड़े हुए, ग्रास रूट से जुड़े हुए एमएलए है, कुछ जिलाध्यक्ष है, पार्टी कार्यकर्ता है, हम सब बोलते आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस स्कीम में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। 50% इसका बीमा का हफ्ता सेंट्रल गवर्नमेंट भरता है, सीधा कंपनियों को देता है। 40% स्टेट गवर्नमेंट देती थी और 10% का किसान हम लोग भरते थे। इस साल से ये शिंदे, फडणवीस, पवार, अजित पवार की जो सरकार आई है, तीनों ने 1 रुपए में बीमा ऐसा करके किसानों को भूल भुलैया में डाल दिया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सीधा जा रहा है। अंबानी साहब की इंश्योरेंस कंपनी है, HDFC की इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी इंश्योरेंस कंपनी है, 4-5 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बड़े खिलाड़ी है उसमें, उनके जेब में सीधा जा रहा है। अब मराठवाड़ा में अकाल की सिचुएशन थी, 25% तो अग्रिम पैसे उनको देना ही देना था। उन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन किया था कंपनियों ने कि 21 दिन अगर बारिश नहीं गिरती तो 22 दिन 23 दिन में किसान के अकाउंट पे 25% रकम जो मुआवजा है, उसका नुकसान भरपाई मराठी में कहते हैं, वो देना उनको देना ही था। लेकिन नहीं दिया गया। 21 जिले में बारिश नहीं हुई थी, 6-7 जिलों में देने की घोषणा कर दी, लेकिन अब तक भी वो नहीं आया पैसा। राइट। तो पवार साहब, एक बहुत बड़ा इशू है कि आपने जो अडानी वाले इशू आपने कहा अभी उठा दिया, बिकॉज ये आपका कोर इशू है। अडानी कोर इशू है। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया था और उनको बहुत भुगतना भी पड़ा, सजा भुगतना पड़ा। अडानी जेपीसी के मांग किए थे और पूरे कोर इशू, कांग्रेस का कोर इशू है ये। और दूसरा कोर इशू है ये जो अभी जो सनातन धर्म वाले हैं, जो तो पहले इस कोर इशू, अभी कोर इशू जब इंडिया अलायंस का है तो वहीं पर आप देखो शरद पवार जी जाके अडानी जी के फंक्शन में रिबन काटता है, उनसे गले मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो ये क्या धर्मा नहीं है? एक अलायंस का धर्मा जो धर्म होता है उसको क्या बिगड़ने रहे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर इश्यू है आपका, ये कोर इश्यू मैं बोल रहा हूं। और दूसरा है वो सनातन धर्म वाले इश्यू। तो ये छोड़ के तो आप इसको छोड़ के आप चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होगा।
तो दोनों इश्यूज को कैसे मैनेज करेंगे आप, और दोनों इश्यू को मैनेज करके 2024 तक ये इंडिया अलायंस कैसे एक साथ रहेगा, एक यूनाइटेड फोर्स बीजेपी को टक्कर देने के लिए? पवार साहब, वो इंडिया अलायंस का एक अहम हिस्सा है शरद पवार साहब, और तमिलनाडु से जो स्टालिन साहब के बेटे हैं जो खुद वहां मिनिस्टर है, ये दोनों पार्टियां, दोनों बड़े लीडर है, बड़ी अच्छी सोच रखने वाले रीजनल पार्टियां है दोनों, तो उनके ऊपर राहुल जी बात करेंगे। लेकिन आपने जो पूछा है कि अडानी का मुद्दा, अडानी का स्कैम, अडानी जो देश को दिन ब दिन लूटते जा रहे हैं, इस गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पॉलिसियां अडानी ग्रुप को फायदे में लाने के लिए ही रची जा रही है, सामने लाई जा रही है। हर दिन ऐसा है कि हिंदुस्तान का जो गरीब है वो ज्यादा से ज्यादा गरीब बनता जा रहा है, और उसी वक्त में अडानी साहब का जो मुनाफा है वो बढ़ता दिख रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान भी देख रहा है। तो मेरी पार्टी की और मेरे लीडर राहुल जी की लाइन क्लियर है कि इस देश की सरकार कोई एक उद्योगपति चलाए, ये हम नहीं सही कर सकते। इस देश की पॉलिसियां, यहाँ का जो आम आदमी है, जो सबसे निचला किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, उसको हित में रखने के लिए ही सरकार ने काम करना चाहिए, ना कि किसी एक उद्योगपति के लिए। तो हम ये संसद में हो या रास्ते पे हो या भारत जोड़ो में भी हमने देखा है, छोटी छोटी जनसभाएं हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह हम अडानी साहब के लिए मोदी जी काम करते हैं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, सब पॉलिसी अडानी ग्रुप को फायदे में लाने के लिए लाई जाती है। ये हम लोगों में लेके जाएंगे ही जाएंगे। इंडिया अलायंस जाएगा नहीं जाएगा मैं नहीं बोल सकता, मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता नहीं हूं, उनका स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं मेरी कांग्रेस पार्टी का स्पोक पर्सन हूं। तो कांग्रेस पार्टी अडानी ग्रुप के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने ही लड़ने जा रही है। यहाँ पर एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, हनुमंत पवार साहब, सनातन धर्म पे बोलिए। जी बोलिए, सनातन धर्म पे पहले बता दें जी। ये तो तय है कि जिस सनातन धर्म की बात बीजेपी वाले करते हैं, आरएसएस वाले करते हैं, वो सनातन धर्म, और मेरे जैसा देहाती मजदूर का बेटा हो, छोटा किसान का बेटा हो, हम सनातन धर्म को नहीं मानते, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारे जो संत है, यहाँ की जो भक्ति परंपरा है, उन्होंने हमें सनातन धर्म में क्या क्या प्रॉब्लम थे ये हमें गिन के चुन के बताए। हमारे तुकाराम महाराज हो, हमारे संत ज्ञानेश्वर जी हो, हम सब जो संत है यहाँ के भक्ति परंपरा के, जो मध्ययुगीन हिस्ट्री के अहम हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने हमें अच्छी तरह से हमारा हिंदू धर्म जो सबको साथ लेके चलने वाला है, किसी का भी हेट हमें नहीं करने को सिखाता है, हर एक को अपने गले से लगाता है। हमारे साने गुरुजी ने बताया है, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अल्पावे, सबको प्यार करने वाला, सबको एक समान समझने वाला, हर किसी को छोटा बड़ा, ऊंच नीच, दलित, स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा कुछ भी ना देखते हुए सबको गले लगाने वाला हमारा हिंदू धर्म, हमारे साधु संतों ने हमें बताया है। उसी धर्म के हम अनुयायी है, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू है। लेकिन जिन्होंने तुकाराम महाराज को परेशानी में डाल दिया, जिन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज को परेशानी में डाल दिया, महिलाओं को शिक्षा देने वाले महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को जिन्होंने परेशानी में डाल दिया, जिन्होंने विरोध किया पुरजोर से, जिन्होंने विधवा, आज बंगाल के हमारे राजा राममोहन राय जी की जयंती है, जिन्होंने राजा राममोहन राय को बाइकॉट करने की बात की थी, हमारे आगरकर हो, महाराष्ट्र के कर्वे हो, महिला शिक्षण की बुनियाद रखने वाले महात्मा फुले हो, संत ज्ञानेश्वर तुकोबा हो, बसवेश्वर जी हो, हमारे इन सबको जिन लोगों ने परेशानी में डाला है, जिन्होंने विरोध किया है, बाबा साहब आंबेडकर को मंदिर में जाने से जिन्होंने नासिक में रोका है, वो सनातन धर्म के चाहने वाले लोग हैं। तो इनसे तो हमारा झगड़ा चलता है। हम बाबा साहब आंबेडकर को मानने वाले हैं, हम संत ज्ञानेश्वर तुकोबा को मानने वाले हैं, साने गुरुजी को मानने वाले हैं, आगरकर महर्षि कर्वे को मानने वाले हैं। तो हमारा हिंदू धर्म महिलाओं को आगे लेके जाने की शिक्षा देता है हमें। हमारा हिंदू धर्म अस्पृश्यता निवारण की बात कहता है। हमारा हिंदू धर्म धर्म के नाम पे किसी के तो ऊपर आप लिंचिंग करो, मॉब लिंचिंग करो, उसका किसने क्या खाना, कौन सा वस्त्र पहनना, ये हमारा हिंदू धर्म कहता नहीं। हमारे तुकोबा ने हमें मध्ययुगीन भारत में अच्छी तरह से समझाया है, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे, किसी का भी आप द्वेष मत कीजिए, यही हमारा हिंदू धर्म है। तो उसके बाजू में मेरी कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी।
राइट हनुमान पवार साहब, दूसरी चीज, आज तक रमेश बिधूरी साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने पार्लियामेंट में, और यहां पर मैं जरा पूरा सवाल सुन ले, जब भी मैं ये सवाल पूछता हूं कि भैया ये तो हेट स्पीच है, लोग बोलते हैं कि स्टालिन जूनियर ने ये सब कहा, वो हेट स्पीच नहीं है। अरे भाई, स्टालिन जूनियर ने सनातन धर्म के बारे में जो कुछ भी कहा वो बाहर पब्लिक रैली में कहा, जिसके ऊपर किसी ने एफआईआर भी दर्ज किया है, उसके ऊपर कोर्ट का नोटिस भी इशू हुआ है। रमेश बिधूरी साहब ने पार्लियामेंट में, संसद के पटल पर इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया मुसलमानों के बारे में, और आज तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बारे में अब कांग्रेस क्या करने वाली है, वो जरा बताएं। ये जो रमेश बिधूरी बोल के दिल्ली का जो सांसद है, जो दक्षिण दिल्ली का, साउथ दिल्ली का, यस, रमेश बिधूरी, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारी नेताओं को, अपने लोक प्रतिनिधियों को जो सिखाती है शिविर में, वही उसने बोला है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता इतना ही द्वेष से भरा हुआ है। वो नफरत करते हैं यहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी से, वो नफरत करते हैं यहाँ के मुसलमानों से, वो नफरत करते हैं यहाँ से आदिवासियों से, वो नफरत करते हैं यहाँ के छोटे किसानों से, महिलाओं से। ये कुछ हमारे लिए बिल्कुल नई बात नहीं है। हम हर दिन दहाड़े, हर रोज हम भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो हेट पॉलिटिक्स है, इनका जो ये द्वेषपूर्ण बर्ताव है, इससे हम वाकिफ है। बिधूरी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो बीजेपी वाले स्टेज से नहीं कहते। बिधूरी ने संसद में कहा, इसलिए हम इतना बवाल मचा रहे। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जो अपने भाषण में कहता है कि पहराव से दंगाई पहचाने जाते हैं, ये कितना बड़ा हेट था। प्रधानमंत्री खुद ये कहता है, प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहता है। यहाँ के जो बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं, उनका अल्पसंख्यकों के बारे में ये जो रवैया है वो बिल्कुल ही नया नहीं है। अब आते हैं हम संसद में, बिधूरी ने ये कहा, मुझे इतना बुरा लगा। बिधूरी साहब को जो सजा देनी चाहिए, एक लोकतंत्र में हम रहते हैं, एक लोकतंत्र में हर एक जाति धर्म का हमें आदर सम्मान करना चाहिए। वो जो अंदर अपने उनके सामने जो बैठे थे, वो जो दानिश अली साहब थे, वो 3, 3.5, 4 लाख वोट लेके अंदर बैठे हैं। वो संसद में बहुत गिने चुने ऐसे सांसद हैं जो 100% वहां उपस्थिति रखते हैं, वहां प्रेजेंस रखते हैं, उनमें से वो एक है। अच्छा आदमी, अच्छा भाषण करते हैं वो। उनके ऊपर ऐसा जब बोला जा रहा था, तब इस देश के कभी कभार विधि मंत्री, न्याय मंत्री, जुडिशियरी मंत्री, विधि मंत्री रह चुके हैं, वो प्रसाद साहब, क्या नाम उनका, रविशंकर प्रसाद साहब हंस रहे थे। उनके रहने बाजू में बैठे हुए हमारे दिल्ली के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे, वो हंस रहे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये मेरे लिए बहुत डरावना और दुख भरा एहसास था कि ये टीवी पे हम देख रहे थे। अगर किसी आदमी को आप उसके जाति धर्म पे इतना बुरा बोलते हो, जो बोलने में मुझे इस स्टेज पे अभी बाहर बैठा हूं मैं, मुझे अभी भी शर्म आती है, मैं नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का सीनियर सांसद करता है, ना पार्टी का अध्यक्ष कुछ जवाब देता है, ना प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ बोलते हैं, ना कोई उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और मैं इस स्टेज से हमारे जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है बिरला साहब, उनकी जो सदसद विवेक बुद्धि है, उनका जो आत्मा है, उनको मैं आह्वान करता हूं कि आप पार्टी पॉलिटिक्स में मत गिरिए। आप वो बिधूरी साहब कौन से पार्टी से, वो दानिश अली साहब कौन सी पार्टी से, ये मत देखिए। हो सकता है कि आपको बीजेपी की वजह से वहां बैठना पड़ा है, बीजेपी को आप मानते हो, आरएसएस के संस्कार आपके ऊपर हो, लेकिन इसी लोकसभा ने इतने बड़े, इतने अच्छे और इतने ऊंचे कद के, अपने ऊंची सोच के लोग वहां बैठे हुए हैं। वो जो हिस्ट्री है उसको ओम बिरला साहब ने भूलना नहीं है। राहुल जी ने कहा तो जाके अंदर सभा में कुछ तो बोला था, तो उनका घर निकाला गया, उनको संसद से बाहर किया गया, उनको बोलने पे पाबंदी लगाई गई। और बिधूरी साहब अभी भी खुलेआम घूम रहे, हेट स्पीच कर रहे हैं। और उससे आगे जाके
पूरा बीजेपी ने एक मोर्चा निकाला है कि वो दानिश अली कितने बुरे हैं, उनके ही वक्तव्य कितने बुरे हैं लगाने में वो पूरी ताकत लगा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, आदिवासियों के, क्रिश्चियनों के खिलाफ है ही है। तो पवार साहब, एक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मोदी साहब का कहना है कि दिस इज अ लैंडमार्क, एक रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एकदम एक जंप, क्वांटम जंप लेने वाले एक ऐतिहासिक बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बोले कि हमने हमेशा प्रैक्टिस किया है, और जो मोदी साहब बोलते कि उनको भगवान ने वो शक्ति प्रदान किया है कि हर पवित्र काम उनके हाथ से होता है। बाकी लोग सिर्फ बोलते हैं मगर मोदी साहब करके दिखाते हैं। बोले आप लोग के दिल में थे मगर आपने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया मोदी साहब। तो ये कहते हुए, अच्छा स्टेप कहते हुए, उन्होंने कांग्रेस को डिस्क्राइब किया। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल्स आर रनिंग कांग्रेस, अर्बन नक्सल्स कांग्रेस को चला रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी किसान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, पुलिस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, फोटो अपॉर्चुनिटी है। कांग्रेस के लीडर्स के दिल में इनके लिए कुछ जगह नहीं है, इनके लिए कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने। तो सर ये कैसे, क्या सब ऐतिहासिक कदम सिर्फ मोदी साहब लेते हैं और आप लोग सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज करते हैं? पवार साहब, मेरे घर में मुझे एक टेबल की जरूरत थी, तो मैंने कल एक दुकानदार को जाके टेबल बनवाने के लिए पैसे दिए। अब टेबल वाला बोलता है कि साहब आप 2029 में आइए। मैं बोला ऐसा क्यों, मुझे तो कल चाहिए टेबल, मैंने पैसे दे दिए, टेबल कल चाहिए मुझे। तो बोलता नहीं 2029 या 30 में आप आइए। मैं बोला ऐसा क्यों? तो वो कहने लगा मुझे कि आपने जो मुझे पैसे दिए थे टेबल बनाने के लिए, तो उस पैसे से मैंने एक पौधा लाया है पेड़ का, वो मैंने अभी लगाया है, तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर 2029 में उसकी लकड़ी अच्छी बनेगी, तो आप आइए मैं आपको बना के देता हूं। मैंने ना कब कहा, मैंने तो आपके ऑर्डर ले लिए, मैं तो आपको टेबल देने वाला हूं। मैंने एडवर्टाइज भी की कि आपको मैं टेबल बेचने वाला हूं, मैंने इवेंट भी किया कि आप मेरे दुकान पे आए हो, लेकिन आपको टेबल मिलेगा 2029 को। तो इससे ज्यादा मोदी साहब के बारे में, मैं इस बिल के बारे में मोदी साहब का जो रवैया है वो ऐसा ही। अब देखो 33% रिजर्वेशन जब लाया था, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे, सेंटर में राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने 72-73 संविधान का जो दुरुस्ती थे, घटना दुरुस्ती है, उसके जरिए हमने 33% रिजर्वेशन लाया। उसके बाद 50% महिला रिजर्वेशन, 50% वुमेन रिजर्वेशन महाराष्ट्र का जो स्थानीय इकाइयां है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, इन्होंने हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दे चुका है। अभी आप अगर गिनती करोगे तो महाराष्ट्र में हमने पारित किया था, हम सत्ता में थे, हम जब लोकसभा में लाए थे तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जो विरोध करती थी। अभी लाया है, हम आपके साथ में है, पूरे हमारा सब आपके लिए जो सहयोग लोकसभा में चाहिए, कांग्रेस ने किसी भी हित की चाहत के सिवा दिया है। लेकिन हमारी दो ही मांगे, एक आपने बिल लाया है, आप जाहिरात कर रहे हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अपनी खुद की पीठ आप थपथपा रहे हो, तो आने वाले चुनाव से ही वो लागू कीजिए। 33% रिजर्वेशन लोकसभा इलेक्शन में आने वाले 2024 के आप लगाइए। जो विधानसभा के चुनाव अब राजस्थान में होने वाला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में होने वाला है, वहां आप 33% वुमेन्स रिजर्वेशन का इस्तेमाल कीजिए, हम आपके साथ में है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि SC ST के वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन है, वुमेन रिजर्वेशन के अंदर, वहां OBC महिलाओं के लिए ही रिजर्वेशन चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में 50% स्थानिक इकाइयों में जो रिजर्वेशन है, उसमें SC महिला, ST महिला और OBC महिला के लिए भी रिजर्वेशन है। तो हमने कर दिखाया है, हम काम करने वाले लोग हैं। मोदी जी का काम कम बातें ज्यादा, यही चालू है 9 साल में, उसका एक एग्जांपल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के जरिए हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हनुमंत पवार साहब ये बताएं कि इसमें बीजेपी का फायदा क्या है, ये बताएं। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है, अगर ये बिल पास करके अगर वो इसको लागू नहीं करना चाह रहे, तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये तो बताएं। बिल्कुल, ये मैं भूल गया, मैं पहले ही इससे ही शुरुआत करनी थी। देखो, हाथरस में जो बलात्कार हुआ महिलाओं के ऊपर, गुजरात में जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्होंने छोड़ दिया, हमारे दिल्ली में जो
खिलाड़ी थी, हमारी लड़कियां थी, रेसलर्स थी, ओलंपिक मेडल विजेती लड़कियां थी हमारी, उनके ऊपर जो जाति इन्होंने की, उन लड़कियों के ऊपर जो बलात्कारी इनके पार्टी में बैठा है वो इनके कांधे से कांधा मिला के संसद में बैठता है। और मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मणिपुर हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, या यहाँ की जो हमारी गुजरात की बिल्किस बानो हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, मिनिस्टर रह चुके लोग महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटी करते हुए दिख रहे हैं। और महंगाई के बारे में यहाँ की जो महिला है वो सबसे ज्यादा आहत हो चुकी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की इमेज महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। उससे बाहर निकलने की जो इनकी कोशिश है, उस कोशिश का एक भाग ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, जो सफल नहीं होने वाला। पवार साहब, मोदी जी का कहना है, आज बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन है कि प्रधान सेवक ने जितने बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इस देश में बढ़ाने का काम किया है, छोटे छोटे उद्योग करने वाले को लोन देकर उनको बिजनेस, फिर विश्वकर्मा योजना है, अलग अलग ऐसे ओबीसी योजना को लेके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ऊपर। तो आज उनका कहना है कि 20 लाख करोड़ मोदी साहब ने, प्रधान सेवक ने बांटा है लोगों को बिजनेस करने के लिए, बिजनेस लोन के माध्यम से, जो गरीब क्षेत्र से आता है, ओबीसी समाज से आता है, पिछड़े विश्वकर्मा समाज से आता है, 8 करोड़ लोगों को बांटा है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। तो क्या ये काम नहीं है जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है कि हम लोग छोटे छोटे उद्योग को ऊपर उठाने के लिए प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध है? आप इसको कैसे, बिकॉज आप रूरल एरिया से आते हो, किसान, फार्मर्स, खेत लोगों के बीच में बैठे हो, आप ये सब हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या ये सब स्कीम पहुंचे हैं लोग तक और लोग इसका उपयोग कर रहे हैं? पवार साहब, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी राज्य का स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आज बीजेपी सत्ता में है, कल हम थे, कल और कोई रहेंगे, लेकिन जब कोई सरकार इस देश में इस्टेब्लिश होती है और वो अपना जो 5 साल का, मोदी साहब को दूसरी टर्म है, 10 साल होते आ रहे, ये जो वक्त है इसके अंदर कुछ ना कुछ काम हर एक सरकार करती है, चालू रहता है उनका, लेकिन वो काम हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा अगर आप बताते हो तो पिछली सरकारें जब थी तब क्या किसानों को लोन नहीं मिलता था? पिछली सरकारें जब थी तो जो छोटे छोटे उद्योगपति है, व्यापारी है, छोटा कुछ कारोबार शुरू करने वाले लोग हैं, स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, उनको कुछ हिसाब नहीं मिलता था। जहां जहां मोदी साहब जाते हैं वहां वहां जो गवर्नमेंट की चलती हुई जो योजना है, जो रन होती रहती है। अब देखो, मनरेगा जो थी तो हमारी सरकार में भी रन होती थी, इस सरकार में भी रन होती है। अगर हम गिनने बैठे कि मेरी सरकार में इतने लोगों को रोजगार मिला है, यही आप बता रहे हो, तो 9 साल में ऐसी कौन सी उपलब्धि है, 9 साल में ऐसा कौन सा बड़ा तीर मोदी साहब आपने मारा है कि यहाँ का किसान खुश है, व्यापारी खुश है, छोटा उद्योगपति, छोटा कारोबारी खुश है? बिल्कुल नहीं है। उल्टा जो चलते आ रहा था उसमें इन्होंने बाधाएं डाली। पहली बाधाएं डाली इन्होंने नोटबंदी करके, दूसरी बाधा डाली इन्होंने गलत जीएसटी लगा के। अब जीएसटी में 213 बार जीएसटी में है इन्हें बदलाव करना पड़ रहा है। 201 कोई तो धोरण हम लाते हैं, एक बिल लाते हैं, कोई तो एक रूल लाते हैं हम नया, और उसमें 3-4 साल में ही 213 बार अगर हमें सुझाव लेके दुरुस्तियां करनी पड़ती है, उसमें अगर हमें चेंज करना पड़ता है, तो मोदी साहब का प्रशासन पे, गवर्नमेंट पे और अपनी खुद की पॉलिसी पे कितना हाथ है ये हमें समझ में आता है। मैं ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का मराठी पेपर है लोक सत्ता, आपको पता है, उसका कल का ही एडिटोरियल है। उसमें बताया है की भारतीयांच्या बचतीचे गेल्या वर्षीचे प्रमाण 5 दशकातील नीचांकी आहे। पिछले 5 डिकेड में सबसे कम सेविंग अगर कब है तो पिछले साल है। आपल्या सर, इकोनॉमी हैज चेंज्ड, हनुमंत पवार साहब जी, लोगों का काम करने का तरीका बदल गया है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। और जहां तक जीएसटी का सवाल है, नोटबंदी का सवाल है, इसके ऊपर बहुत लंबा ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा सर। उसके ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। फिलहाल आपने जो इंश्योरेंस के बारे में बताया, आपने जो गांव की जो इस वक्त स्थिति है उसके बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
Thank you very much, sir, for joining us. Mr. Hanuman Pawar, always a pleasure. Always a pleasure talking to you. Namaskar. Om Shri Ganeshaya Namah. Thank you. आपसे बात करके रूरल इंडिया में क्या चल रहा है बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिल जाए. That's right, because he travels from village to village. That's fantastic. Wonderful. जी. Thank Wonderful. you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now, I tell you what, you know, everything is true. The fact is, India is such a big country. At the end of the day, you got 142 crore people, now going on 143. Irrespective of whatever you do, there will be about 40-30 crore people who will be very unhappy. Exactly. And that looks like a huge number. It Bilkul. isn't actually. So you can't really say, I am very happy with the way Modi's worked. Very frankly speaking, we have failed on so many fronts, but we have succeeded on so many fronts. And to talk a bit more about that, we have Ms. Aarti Sathe from the BJP. Aarti, namaskar. नमस्ते नमस्कार 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 आपको गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच फॉर आपको जॉइनिंग अस भी. मैम. थैंक यू Thank सो you. मच फॉर जॉइनिंग अस मैम. ओम श्री गणेशाय नमः. Thank you. Ma'am, Thank you, sir. the G20 success, it was spectacular, absolutely spectacular. The manner in which India's image grew, power grew, everything else. And then along comes a gentleman called Justin Trudeau and puts a spanner in the works, or at least tries to. Do you think, now that's not really my question. My question is, there seems to be a particular lobby working over here in India as well, who seem to be siding with this Popinjay from Canada, who's the Prime Minister. Now, all I'm trying to say is, these guys seem to have you know, their entire psyche is, even if India loses, Mr. Modi must not be praised. Aarti ji. Yeah, definitely. You know, the way things have panned out insofar as the issue with Canada is concerned, it's rather disappointing. It's quite disturbing that this has really happened, and there seems to be some sort of you know, some sort of vested interest probably which are playing insofar as this is concerned. The popularity of the Modi government, or Yes. the way India is really, you know, the way G20 was hosted. So many deals came through, so many, you know, in the sense the Delhi Convention or the Delhi Declaration was signed. So many landmark things really happened in the G20. So I think this has become quite, you know, a spammer has been put in the entire growth story of India. And I don't know what is really driving Canada to take a stand which I may, you know, for a lack of better words, say, which really propagates violence in that sense, and which, you know, will lead to some sort of disturbance within the Indian region or the the Asia Pacific region. So I don't know what, you know, what forces are really at play. Whether they are being given support by certain lobbies in India is also something which I won't really put past. But the point still remains is, I think this will need to be sorted at a Yes. more diplomatic, at an international level, which we have already started doing. You know, there Yes, are visas which are not absolutely. being issued. India is taking quite a strong stand at the UN. So I think this is more a more international diplomatic level engagement which needs to take place. We need to understand if at all there are any vested interests at play, those also will have to be kind of, you know, be understood and be taken in the right perspective. And I think that still doesn't take away the fact that the G20 has been a huge success, but this has to be sorted out at a more diplomatic level, is my Just one small question, sense. Aarti Sathe, because you are also a very eminent lawyer. Now the point is, the FATF was formed essentially to cut off terrorist funding. Now the government of India has given ample evidence to the Canadian authorities and to others that, hey, listen, these Khalistanis in Canada are getting money, they are funneling dirty money into Canada, and perhaps some of it might just be going into your political parties. Don't you think as a lawyer this is a fit case for the FATF, you know, to investigate Canada, that it's a terrorist haven? That's exactly what we have said. Our official statement of the Ministry of External Affairs is that Canada has now become a haven for terrorists and organized crime. Don't you think we should perhaps take that up? Aarti Sathe ji? Well, I think if we have, you know, a provision whereby we can really take this forward, or we can see, because now if you see in the past also, if we just sort of step back and, you know, revisit history, there was so much evidence
which we had, given actually at the time of the 26 November attacks in Bombay, and a proper dossier was prepared to show the involvement of Pakistan in it. Yes. And thereafter also, I don't know whether, any, in that sense, of course, a lot of other stuff also thereafter happened. There were, the Pathankot things happened. There were a lot of things where even India, we ultimately did, after the Modi government came into power, we did take some concrete steps to really expose Pakistan and the link of that money to fund terrorism in India. So now whether, that can really happen with Canada is something which I think with political and international deliberation, one will have to really decide, because ultimately Canada is not Pakistan. Canada is backed by rather big nations. Yes. It has got close relations also with the US. So I think this is a rather a delicate issue, and it has to be handled very maturely, very delicately. If there is any evidence of any money being used to fund terrorism, then surely, well, India will provide evidence, which they have provided evidence. We are hoping that the Canadian authorities will act on it. But like I said, this issue is not something which can be solved with rhetoric. I think it will be solved more with a political maturity and political deliberation, which the Modi government will definitely do. Yes. Aarti ji, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, Mr. Modi calls it a landmark leap where democratic history of India is concerned. It's historic achievement, which Mr. Modi Saab kehte hain. But Rahul, and then you go ahead to say that woman has always benefited, चाहे वो जनधन योजना हो, more than 56% of the people accountant women, आवास योजना है, where around 70% beneficiaries are women. So BJP and Modi is highlighting the fact that we have done more than lip service, implementing things to help the woman and upliftment of empowerment of women. Now Rahul Gandhi ji का कहना है कि there is open dated check. You don't know when it's going to be implemented. उन्होंने कहा कि ये we want to see that this is not a जुमला, हम इसको जुमला बनने नहीं देंगे. And they had around 20 press conferences across the country where they said that we will not allow this to be a jumla like अच्छे दिन and 15 lakh. Now how do you see this, the Congress accusation and Prime Minister Modi's assertion that we have taken a quantum leap where women empowerment is concerned? Aarti ji. I think first and foremost, it's always been the Congress's approach to sort of, for lack of better words, get jealous when the Modi government actually walks the talk. I mean, they were in power for so many years. The Women's Reservation Bill was in that sense languishing. Even when their government was there, they didn't do anything about it. Now when this government makes this historic decision and passes this bill successfully, it's almost like, putting spokes in the wheel, and that's exactly what they are doing. Coming to the issue that, whether we are only making it a jumla, you can just see the schemes which have been implemented, which are pro-women. In fact, Modi ji was voted to power primarily because there are a lot of women voters who came out in the 2019 elections and said that Modi ji has really given us schemes which are pro-women and women-centric. And the share of women voters has increased in the Indian polity primarily because there are women-centric schemes. For example, the first very scheme was the Ujjwala scheme, wherein, more than 9 crores, if I may get the figures wrong, but more than 9 crore houses were given LPG connection, and that was a completely women-centric scheme. Also, the Jan Dhan Yojana, wherein women were allowed to sort of open bank accounts. Then the Priyam Awas Yojana, which has been there, where housing is given to almost more than 70% women. There are various bills like the Triple Talaq bills. So many places where women have been included and women have been given a place of priority by this government, and rightly so, because today women in India constitute probably more than 50% of the voters, and if they are not given equal representation in the legislature, then I don't know how the legislature can be called an effective legislature. So the Modi government has walked the talk. Congress is doing what they do best, putting spokes in the wheel. They had a chance to pass the women's bill, which they haven't. Now today, which we have, why put spokes in the wheel? And whatever the details are required,
maybe it is a process. I mean, it has been passed through. Then, if a census has to be held, whatever the process is, the details which have to be carried out will be carried out. But to call it a jumla and without any evidence or without any assertion, I think is very, very incorrect and a malicious attempt on the part of the Congress. And Aarti over here, Mr. Amit Shah was quite right when he actually explained this in the Lok Sabha. If you remember, he said there is a legal process involved, because at the end of the day, if we try to implement it right now, somebody or the other is bound to go to the court, and as a result of which, whatever we do right now, you will get a stay order. So you will have to have a caste-based census, and which will collect empirical and biometric data of people. And then after that, the delimitation commission has to be established. So the Congress has been in power for such a long time. So why do they do this? I don't understand, because there's a legal process involved. Once this bill has been passed, for it to be implemented, you have to go through that process. Ma'am. Absolutely. And most other political parties have supported this bill. I mean, why won't they support the bill? This is a bill which is historic in so many ways. Giving representation to women. Is Congress trying to say that women should not be represented in the legislature? Is that what they're trying to say? I think that's what they're trying to say by opposing it. Just because you do not want to give credit to the Modi government, you all are actually going out of the way to oppose something which is for the benefit of the people at large, and especially women, who constitute a big... In fact, so many other elections in the state also, so many of the non-BJP states also, the governments have gone out of their way to really implement and give schemes for the women only to attract the votes. But women today form a big part of your political system. They've always, in fact, formed a part. Today they are finding a voice. And are you trying to trample their voice by opposing something like this? I think that's what Congress is trying to do. Trample the voice of the women who have today found the voice in today's government. In any event, there were just two people who actually opposed the bill in the Lok Sabha, if you remember, just two gentlemen. One, of course, is our very dear friend, most respected friend, Mr. Asaduddin Owaisi, along with Imtiaz Jalil, former journalist, also in the AIMIM, and it was passed unanimously in the Rajya Sabha. I don't think in recent memory any bill has been passed with such overwhelming support. And that's a huge achievement, by the way. That shows how, Parliament process works as far as the BJP is concerned. Your managers have been fantastic in that sense. I believe, Aarti ji, you have to leave. Is that correct? No, I just want to ask you one thing. Just one thing. So how much more time do we have? Do we have time for one more question? Two more questions. Or do you Yes, we have time for a question. For right, one question, we Pradeep definitely ji, have time. last question from you. The Congress has reignited the Manipur issue. They say the Congress, the Prime Minister is totally silent where Manipur is concerned. They are talking about Manipur. They say, why don't you have an all-party meeting? Congress is saying the Prime Minister doesn't want to have an all-party meeting. This is time that the Chief Minister of Manipur should be sacked. That is the Congress says. They said the government there is not concerned about women and children. They are not at all. The government has faced the law and order machinery is concerned. He said, look at Rahul Gandhi, he feeling the people, sitting among the coolies, understanding their problems, highlighting how unemployment is. So here we talk about Rahul Gandhi is the people's man, and Prime Minister Modi is not at all concerned about urgent situation of Manipur, Aarti ji. No, I don't think, Prime Minister Modi is not aware of the situation. I think he has spoken out and he has expressed his anguish over the Manipur situation, and he has taken steps. In fact, Amit Shah ji has been consistently engaging with, the party there, or rather the government there, to see to it that peace is restored insofar as Manipur is concerned. So to say that today the Prime Minister has not done anything, or the Prime Minister has not spoken on the Manipur issue, is an absolute baseless allegation. We do not want to see a Manipur which is burning. In fact, from the time the BJP government has come into power, I think the focus has always been on the northeastern states. And the northeast is a part where BJP has worked very hard to see to it that the people in northeast are not affected. These ethnic violences are not something which we have also, encouraged or we have liked. And the Prime Minister has from time to time given extreme precedence to northeastern states. So to say that we are not sensitive, or the Prime Minister is not sensitive to Manipur, is, I think, extremely incorrect.
the Home Ministry is engaging in the warring groups, and I'm hoping that soon some sort of reasonable resolution comes out of the Manipur issue. Right, Aarti ji, thank you very much. Thank you very much for joining us. So nice of you. Thank And you. once again, Thank you. आपको Thank you. गणपति की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. You know what? As far as Manipur is concerned, suddenly what happens is, Pradeep ji, बिल्कुल सर. those two teenagers, those two Mitai teenagers, they were the school children, they were there, their bodies, that footage was suddenly released. And that dates to July 8th, by the way. July 8th. So what happens is, each time there is peace in Manipur, somebody or the other, and you know, the authorities restore the internet and something like that, and somebody or the other makes some massacre or some dead body viral, as a result of which there is violence again. Violence again. Even though today there was not violence per se, there was just a demonstration. Or demonstration means up tear gas, smoke bombs, all that is normal. You know that. I mean, you've been a political activist yourself, Pradeep ji. So, But- police का जो लाठीचार्ज होता है, बाकी सब होता है, that is not really violence, is it? जी. The Prime Minister not intervening in these issues where state where continuous violence has been taking place. Yes. I That's remember Rajiv Gandhi was always involved in all the accords. But so is Mr. Modi till earlier. It's Bilkul. only in Manipur that he just kept his yard arm clear. He's not doing anything at all. So the strategy seems to be, Let it all play out. played out, but how long? How long are you going to As long allow as these things to happen? I think as long At as some it point takes. of time, you need to show that I am connected with this. In- This is a in part one- of. There is one particular theory that says that they want all those drug mafia connections, those drug routes to come out, so that they can identify all the people involved in the cultivation of drugs, cultivation of cocaine and other things in that particular area. Or is it heroin? Is it cocaine or is it heroin? I'm But not one sure. of Whatever it is. the maxims that we all believe in when democracy is concerned, that the judge should not only deliver justice but seem to be delivering That justice. seems to have failed in Manipur. He needs to show that he is involved in this entire process. That does not seem to be there in Manipur. He can't delink I- himself I- and allow I only can't- Amit Shah to. I can't see it. I can't see it in Manipur. At least the Prime Minister could have issued an appeal for peace on his Twitter handle at least, or what is called X right now. He hasn't done even that. I hope to God it happens, but it hasn't. Or some action to show that he's reprimanded the CM or something. Or at least change the CM. I don't know why they're sticking on to the CM. I find it very strange. Or impose president's rule or whatever, to show that the center is totally involved in this entire process rather than continuing with that person, Yes. with the chief minister. And the Chief Minister is a Mitai. So naturally all the cookies are going to be very, very suspicious of him. So the best thing was probably have a central rule. Yes. And then they would be said that CM is not partisan, the party is not partisan, you got a professional who's handling the administration of that state. Something like that to show that they are involved in the process. But they seem to have some great love for Viren Singh Saab. Viren Singh Saab seems to be a favorite of Delhi. क्योंकि ये भी कहा जाता है प्रदीप जी कि इन्होंने अपना इस्तीफ़ा ऑफर किया था. उन्होंने कहा था कि साहब मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ. तो अमित शाह साहब ने उनको कहा कि नहीं, आपको इस्तीफ़ा देने की इजाज़त नहीं है, आप अभी काम करिए. That's what he was told. But the Manipur problem seems to have gone on for too long. It's too long. It's May, June, July, August, September. Now we are in the 5th month and it's still burning. It's not gone yet. It's kind of terrible. Mr. Modi is taking the bull wherever he is very proactive in everything that he does. Everything is very proactive. At Except least he Manipur. seems to gearing his entire administration to work in that particular. If it is Canada, look at the way he has worked. He has given the foreign affairs minister absolute free hand to talk, and probably they have got everything in mind, how things should go, and they have planned everything to perfection. And they've made the entire administration of Canada look foolish. Yes. The way there. And India and every country saying is that these are serious matters and it has to be taken with a lot of maturity. That is what comments coming from all countries, developed, underdeveloped or developing nations. So very clear cut, Mr. Modi has projected that whatever Trudeau is doing is probably immaturish, not maturish. And you have people, and you have the Sri Lankan foreign minister, the Bangladeshi foreign minister condemning Canada Exactly. for making such accusations Bilkul, against India, sir. which is amazing. I So, mean- so why this silence on Manipur? Why this?
reticence on Manipur. I don't understand. Perhaps we will get an explanation. We've been waiting for an explanation now for the last 5 months. Now, I hope we'll get the it country is soon. also waiting for response to the Kashmir terror attack. I mean, people cannot forget that because It hasn't happened so far, ये which is sad. घर में घुसने वाली घर में घुसने वाली बात थी, घर में घुस के मारने वाली बात है, because that is the way he's projected himself. He's लेकिन projected घर में- India, he's projected his leadership as not going to take it lightly, zero tolerance to terrorism. I think Mr. Trudeau has kind of distracted from what took place in Kashmir. So the only thing is, I hope that there will be a proper reply to what took place in Anantnag, where 3 of our officers and 2 of our jawans were killed. I hope there will be proper, how shall I put it, retaliation? Not just retaliation, there will be a proper reply. As he says, a very proportionate reply or excessive reply to disproportionate action. Yes. I mean, more than proportionate, because people want it. Now, people have been, Indians, submissive, tolerant. Yeah, it was another talk about compromise. Another era. It Yes, will be there so now. we have become an aggressive nation now who has zero tolerance So to any why kind do you of think we- injustice and terror activities. So why do you think we haven't retaliated to the Anantnag incident, to the Anantnag killing of our officers and men? Even if you give them a time for movement where logistics is concerned, planning the terror strike on the terror camps. It's been over 3 weeks. Yes, so all the time and the patience slowly seems to be going out of normal acceptance levels, and the people are waiting. Now, whatever the reasons, even if it's a small strike, it has to happen, a small strike. Pakistan on the other side of the border is expecting a strike. Now it's been too late. They thought it was going to happen before. Maybe they're just waiting for them to put their guard down or to lower their guard and then strike, perhaps. That could be one of the reasons, maybe. Because I'll tell you what, as far as the army is concerned, the army is not going to forgive the murder of a colonel and a major and 2 of our jawans. And the Jammu and Kashmir police is not going to forgive the killing of their deputy superintendent of police. It's going to happen. It may take some time, but it will definitely happen considering this government. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आप देखते रहें नेशन नाउ. आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. और कल आनंद चतुर्दशी है. आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं. गणपति जा रहे हैं. ये कहा जाता है कि आज और कल के बीच में आप जो गणपति से मांग लें वो मिल जाता है. तो ज़रूर लीजिए. और this is really lovely, and I think tomorrow is the Eid holiday, and day after tomorrow is actually Eidul Miladun Nabi. It is actually day after tomorrow, but the holiday is tomorrow, as far as I know. And do keep sending in your comments. आप अपने comments ज़रूर भेजते रहें. I think we have a few that we can read out today. Can we have them on, please? Shahid Kapoor and Sanjay Leela Bhansali to reunite for a film 5 years later. Did he act in a Sanjay Leela Bhansali film? Which film was that? I don't quite remember. Do you remember? I remember. It says fake news. Haider. I remember Haider, Haider which I was- loved Shahid Kapoor's role. But that was Vishal Bhardwaj. That was not Sanjay Leela Bhansali. No, I like Shahid Kapoor in that. Yes. That is the way he talked, it had everything about Kashmir. And Arshad Azmi Saab. There were many Congress leaders has given open threats and statements against Indian Hindus. What were Rahul Gandhi's actions? Now accused for what? Sir, this is a statement which has been made on the floor of the House. Don't you know the difference? Don't you know the difference between the two? What you say in Parliament is completely different. This is Anime virus. Pappu will destroy India. That's why we should be careful to vote for nationalists, not illiterate Pappus. That's it. Well, that's just about it. And that's just about it for this show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ईद उल मिलाद उन नबी की भी बहुत बहुत मुबारकबाद. और we'll of course be back with you very shortly as usual. Keep watching Nation Now. If you haven't subscribed to the channel, please do subscribe to it now. That's just about it. आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र,
जय भवानी जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.